हेलो बच्चों, बेटा आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं किसी कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। उससे पहले मैं लास्ट की वीडियो के 2-3 पॉइंट्स आपको बताना चाह रहा हूं। बेटा लास्ट की वीडियो में हमने क्या सीखा था कि यदि हम किसी चालक गोले को आवेश दे दें, ठीक है ना, मान लेते हैं गोला है और इसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसके सेंटर O से स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने इस वाले केस में, यानी ये जो टॉपिक है इसमें 3 केस किए थे। नंबर 1, व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कि हमारा जो पॉइंट है वो इस सॉलिड स्फीयर के या होलो स्फीयर के है। कैसा स्फीयर है? कंडक्टिंग स्फीयर है, चालक गोला है। अब ये चालक ठोस गोला भी हो सकता है और चालक गोलीय कोश खोखला गोला भी हो सकता है। ठीक है ना। हमने 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी कि जब बिंदु P कहां हो? गोले के बाहर हो। जब बिंदु P कहां आ जाए? गोले की सतह पर, यानी स्मॉल r किसके बराबर हो जाए? कैपिटल R। ठीक है। और तीसरा केस किया था व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, यानी अपना बिंदु P कहां आ जाए? बाहर से सतह, और सतह से कहां जाए? अंदर आ जाए। तो तीनों ही स्थितियों में हमने तीव्रता निकाली थी, बट यहां पर तीव्रता कितनी आई थी? 0। देखो यहां कितनी आई थी? k क्यू बाई स्मॉल r स्क्वायर, यहां आई थी k क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर, और यहां क्या आई थी? 0। क्योंकि अंदर जब हम गाउसियन पृष्ठ मानते हैं तो उसके अंदर आवेश का मान 0 हो जाता है। आवेश का मान 0 होने के कारण फ्लक्स की वैल्यू 0 हुई, और फ्लक्स की वैल्यू 0 होने के कारण E इंटू ds की वैल्यू 0 हुई। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो या तो E 0 होगा या ds, पर ऐसा हो नहीं सकता कि किसी क्षेत्रफल का मान 0 हो जाए। जब क्षेत्रफल है तो उसका जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं हो सकती। दैट मीन्स E की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस वजह से हमने यहां देखा था कि अपना जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान क्या आया था? 0। तो बेटा ये जो ऊपर के दोनों केस है ना, 2 केस, ये कुचालक गोले के लिए भी लागू होते हैं। क्यों? देखिए, अपना जो कुचालक गोला होता है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है, जब हम इसको कोई चार्ज प्रोवाइड कराएंगे, इसको कोई आवेश देंगे, तो वो इस कुचालक गोले के अंदर एक समान रूप से फैल जाएगा। ठीक है ना। मान लेते हैं कुचालक गोला है जिसका सेंटर O है, रेडियस कैपिटल R है, और इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। लेकिन जब हम यहां गाउसियन सरफेस मानेंगे तो यहां भी ऊपर के जो 2 केस आएंगे वो सेम आएंगे। ठीक है। अब ये 2 सेम कैसे आएंगे ये आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर जब अपना ये पॉइंट P, जब ये पॉइंट P अंदर आ जाएगा, तो लास्ट केसेस में जब कंडक्टिंग स्फीयर होता था तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता था, बिकॉज कंडक्टिंग स्फीयर में, चालक गोले के अंदर आवेश का मान क्या होता था? 0। लेकिन ये कुचालक गोला है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके अंदर आवेश का मान 0 नहीं होगा। इसलिए इस केस 3 में यहां E की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो 0 नहीं होगी तो कितनी होगी वो आज हम निकालेंगे। क्लियर है? अब देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले भाई ये डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r। सबसे पहले स्मॉल r रेडियस का एक गाउसियन सरफेस अज्यूम करेंगे, एक गाउसियन पृष्ठ मानेंगे। इस पूरे गोले को कितना आवेश दिया है बेटा हमने? Q। और इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश आ रहा है हम मान लेते हैं वो आवेश कितना है? Q डैश। क्लियर है? देखो अब हम इस बिंदु P पर वापस एक क्षेत्रफल अल्पांश की कल्पना करते हैं। ठीक है ना। एक एरिया एलिमेंट अज्यूम करते हैं और जिसकी डायरेक्शन कहां होगी? इधर होगी। और यही डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। इट मींस E और ds के बीच जो एंगल है वो कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। तो अब इस क्षेत्रफल अल्पांश से जो फ्लक्स गुजरेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू होगी जी E ds cos थीटा, और यहां थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। तो हम लिख देंगे E ds cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। दैट मीन्स डी फाई की वैल्यू क्या आ गई? EDS। यानी इस क्षेत्रफल अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स क्या आया है? ओनली
EDS। अगर हम इस पूरे गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना चाहें तो क्या करेंगे, तो इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, क्या आ गया, EDS। और आपको पता है कि चूंकि अपना गाउसियन सरफेस, गाउसियन पृष्ठ सममित आकार का है, सिमेट्रिकल है, तो इसके सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान प्राप्त होगा। यानी इस गणना में हम इसे क्या मान सकते हैं, नियत। और नियत चीजें, कांस्टेंट जो टर्म्स होती है वो इंटीग्रेशन के कहा जाती है, बाहर। और जब हम इस क्षेत्रफल अल्पांश का समाकलन करेंगे तो हमें ये पूरा पृष्ठ मिलेगा, और इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr²। इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। इस इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, इस छोटा वाला जो गाउसियन पृष्ठ माना है हमने कुचालक गोले के अंदर, इससे गुजरने वाला फ्लक्स। परंतु गाउस जी तो ये कह के गए हैं कि फाई की वैल्यू क्या होती है, समीशन क्यू बाई एप्सिलॉन नोड। और समीशन क्यू क्या है, जो भी हमने गाउसियन पृष्ठ माना है उस गाउसियन पृष्ठ के अंदर जितना आवेश बंद है ये उसकी वैल्यू है। तो हमारे केस में जो हमने गाउसियन पृष्ठ माना है उसके अंदर कितना आवेश है, क्यू डैश। तो भाई बिना कोई देरी करते हुए हम ये समीशन क्यू के स्थान पर क्या रख देते हैं, क्यू डैश, और वैल्यू आ गई अपनी क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नोड। इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। अब बात यह है कि हमें क्यू डैश की वैल्यू नहीं पता, तो क्यू डैश की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है बेटा, आप सभी मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये जो पूरा गोला है बड़ा, इसको हमने कितना आवेश दिया है, क्यू। और इस पूरे बड़े गोले को, कुचालक गोले को जब हमने आवेश दिया है तो ये आवेश कैसे फैला है, आयतन में फैला है, इस गोले के आयतन में। यानी कि 4/3πr³ आयतन में, आयतन बोले तो वॉल्यूम में आवेश, और आवेश बोले तो चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू। तो बेटा यूनिट वॉल्यूम में है ना 1, मैं इसको यूनिट वॉल्यूम में शॉर्ट में लिख रहा हूं, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, Q/4/3πr³। भाई इतने में इतना, तो एक में कितना, ये अपॉन ये लिख दिया मैंने। तो भाई इकाई आयतन में इतना आवेश, परंतु हमारे पास तो ये छोटा आयतन है, छोटा गोला है, और इस छोटे गोले का आयतन कितना होगा, 4/3πr³। तो इस छोटे गोले में आवेश का मान कितना होगा, 4/3πr³ इंटू 4/3πr³। भाई 1 रुपये की 5 टॉफी, तो 2 रुपया की कितनी, 10 टॉफी। ऐसे तो करते थे बचपन में। तो भाई यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज, तो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज, जितना यूनिट में है उससे जिस अमाउंट का मैं निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि अपना जो क्यू डैश की वैल्यू है, इस छोटे स्फीयर में जो चार्ज आया उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4/3 से 4/3π ये कैंसिल, क्या आ गया, QR³ अपॉन कैपिटल R³। कितना इजी है, कितना सिंपल है ना। तो अपने पास क्यू डैश की वैल्यू आ गई। बिना देरी करते हुए क्यू डैश की वैल्यू कहां रख देंगे, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में जैसे हम क्यू डैश की वैल्यू रखेंगे तो फाई की वैल्यू उछल के अपने सामने आएगी, क्या आएगी, QR³ अपॉन R³, और ये एप्सिलॉन नोड। क्लियर है क्या, समझ में आ रही है बेटा बात। जहां कहीं हो वहां बोलो, कमेंट में लिख के बताओ जो मैं समझा रहा हूं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा तो भी बताओ, आ रहा है तो भी बताओ। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन 3। तो बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 क्या ये दोनों ही फ्लक्स की वैल्यू बता रही है क्या, बिल्कुल जी सर, बिल्कुल बता रही है, 100% बता रही है, और दोनों ही फ्लक्स की वैल्यू बता रही है। तो दोनों को ही बराबर लाके रख दो। यानी कि यहां से ले लिया अपन ने क्या, E4πr², और यहां आ गया QR³ अपॉन एप्सिलॉन R³। अब देखो ये R की पावर 2 है, R की पावर 3 है, ये खत्म हो जाएगा। तो यहां से E की वैल्यू क्या मिलेगी,
देखो Q अपॉन आर क्यूब, आर तो है ही, देखो क्यू आर अपॉन आर क्यूब, और ये 4 पाई कहाँ जाएगा, नीचे तो रह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोबारा मिलाओ, ई रह गया, 4 पाई यहां चला गया, तो 4 पाई को मैंने एप्सिलॉन नॉट के साथ लिख दिया, क्यू आर और कैपिटल आर क्यूब। क्लियर है। और हम ये जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, के, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, के, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। कितना सिंपल है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गई, कुचालक गोले के कारण उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अब यहां देखो एक ट्विस्ट ये है कि जब तक बिंदु बाहर था, ध्यान देना, ये देखो फॉर्मूला ये रहा, जब तक बिंदु बाहर था विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी वो कैसे आ रही थी, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती थी। तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती थी, लेकिन अंदर तीव्रता दूरी के कैसे है, समानुपाती है। यानी कि अगर बिंदु बाहर है और वो गोले से दूर जा रहा है, केंद्र से दूर जा रहा है, दूरी बढ़ रही है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, घटेगी। लेकिन वहीं अगर अपना पॉइंट कुचालक गोले के अंदर है, तो अंदर अगर वो केंद्र से दूर जाएगा, अगर वो अंदर केंद्र से दूर जाएगा, तो जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और बढ़ते 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 पृष्ठ पे कितना हो जाएगा, इतना। और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। किसी भी गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर है। यानी कि गोले के अंदर आएगा तो भी तीव्रता घटेगी, बाहर जाएगा तो भी तीव्रता घटेगी। मैक्सिमम कहां होगी, गोले के पृष्ठ पर। गोला चाहे कैसा भी हो, कुचालक हो, चालक हो, चालक में भी चाहे कैसा हो, ठोस हो या खोखला हो। बात आ गई क्या समझ में। अब देखिए इसमें एक केस और कर रहा हूं। उससे पहले अगर मैं इसे सदिश रूप में लिखना चाहूं, ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो अगर मैं इसे ई वेक्टर बनाना चाहूं तो मैं लिखूंगा के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और डायरेक्शन क्या है, आर की दिशा ही है, तो मैं ना क्या लगा दूंगा, डॉट आर कैप। और भाई ये तो आप बचपन से जानते हो कि अगर मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। तो इसी प्रकार अगर आर और आर डॉट को मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, आर वेक्टर। तो ये हो गया सदिश रूप। क्लियर है। अगर ये बिंदु केंद्र की ओर आते 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 अगर केंद्र पर ही आ जाए तो क्या होगा, तो भैया केंद्र पर एट द सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और जैसे ही आर की वैल्यू 0 यहां पुट की, ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। यानी कुचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0। चालक गोले के तो अंदर आते ही तीव्रता 0 हो जा रही थी, लेकिन इसमें अंदर आते ही 0 नहीं होगी, लेकिन अंदर आते 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 अगर वो केंद्र पर आ गया बिंदु, ठीक है ना, तो तीव्रता क्या हो जाएगी, 0। तो अगर आपसे कोई पूछ ले क्या कुचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, आप फटाक से कहेंगे नहीं भैया होती है। ये केंद्र भी तो कुचालक गोले के अंदर ही है, तो सेंटर पे तो क्या होगी, 0 होगी। हाँ, सेंटर के अलावा कोई पॉइंट है अंदर तो वहां 0 नहीं होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि केंद्र पर तो चाहे चालक गोला हो चाहे कुचालक गोला हो, तीव्रता का मान क्या होगा, 0। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ठीक है। तो बेटा यहां अपने फर्स्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, वो मैंने करवा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विद्युत विभव और धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस।
ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो का कंटेंट समझ में आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट दूर करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर के टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।